स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसको एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स ऑफ हरकुलिस के नाम से पहचानते थे। ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समुद्री चैनल दुनिया के दो अहम कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर्स है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। क्नॉइस दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछली कई दहियों से बेशुमार प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं। ये रास्ता काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़, अफ्रीका की 1.5 अरब की आबादी को आपस में जोड़ने के काम आ सकता है। क्नॉइस इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकॉनमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद ज्यादा फायदे भी है। तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया? नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ दो अहम वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्टेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टैरिफा और मोरक्को के सीरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्टेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर्स है। ये स्ट्रेट देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के बीच एक कुदरती रास्ता है। इसके बराक को देखा जाए तो ये मैन मेड केनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता फराहम करता है। सुएज कैनाल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें फुल साइज के बहरी जहाजों के फंसने का खतरा हमेशा मंडरा रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता फराहम करता है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। सुएज कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती है। पनामा कैनाल से 14,000, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हैरत अंगेज तौर पे सालाना 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती है। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फेरे से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती है, जबकि कुछ सुएज कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चीन तक पी जाती है। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्टेट ऑफ फॉसल फ्यूल रिच के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहां से गुजरना भी रोज का माहौल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती है, जिनकी मालियत अरबों डॉलर होती है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अलमी मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रेनिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजेरस पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में डेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्नॉइस ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेशे नज़र बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। क्नॉइस 1979 से लेकर कई फिजिबिलिटी स्टडीज और प्रोपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यहां ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। क्नॉइस सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के मुताबिक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि यह ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। क्नॉइस एक तो यह कि यहाँ जैसा भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज भी आसानी से गुजर सके, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। यह मुश्किल क्यों है, इस पर बाद में बात करते हैं।
लेकिन यह 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा? जाहिर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, यह कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी। यानी कि स्पेन और पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई अग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा, तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करें, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि यह कॉस्ट 5050 डिवाइड हो। दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी। मिसाल के तौर पर यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 14.5 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था। लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इस करते हैं। एक पैसेंजर यूके से 121 पाउंड्स या फिर 150 यूएस डॉलर्स में फ्रांस तक पहुंच सकता है। यानी हर साल ये टनल करीब 30 अरब डॉलर्स की कमाई करता है। अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी डबल। नॉइस इसी तरह अगर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या यह इतना कमा कर देगा कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके? इस चीज को काफी शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी सिर्फ 130 बिलियन डॉलर्स है, यानी पाकिस्तान से भी आधी। अगर यहाँ 5 अरब यूएस डॉलर्स का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस 20 डॉलर्स भी रखी जाए तो जहाँ यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर्स के इस्तेमाल करने पर ब्रिज की कॉस्ट निकाली जा, जो कि काफी अनरियलिस्टिक नंबर है। अगला मसला है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का। जैसा कि आपने जाना कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए काफी बिजी रूट है। इस चीज को नजर में रखते हुए यहाँ एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए ब्रिज की ऊंचाई काफी ज्यादा रखनी होगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्टेट ऑफ की एवरेज डेप्थ तो 1200 फीट है, लेकिन किसी किसी मुकाम पर ये 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा नॉइस। आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलाव वाया डक्ट में बने हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी सिर्फ 1104 फीट्स है, तो स्टेट ऑफ में 3000 फीट से भी बड़े पिलर्स, वह भी पानी के अंदर खड़े करना एक ऐसा टास्क होगा जिससे इंजीनियर्स बहुत घबराते हैं। और लगे हाथ यहाँ पानी के स्ट्रांग करेंट्स भी एक जैसे नहीं हैं। ओशन के बॉटम पे पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी अगर इतने ऊंचे पिलर्स यहाँ खड़े किए गए तो उनको दोनों तरफ से पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा। नॉइस लेकिन इस ब्रिज को सबसे बड़ा खतरा पानी में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पिलर से नहीं, बल्कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट से होगा। जी हाँ, हमारे अर्थ का क्रस्ट मुख्तलिफ सेक्शन से बना है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और यह हर वक्त हिल रही होती है। नॉइस और जहां पर ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती है, वहां सिलसिले यानी अर्थक्वेक्स बहुत आम होते हैं। बदकिस्मती से अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स जिस जगह पर मिलती है, उसी के ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यानी अगर यहां ब्रिज बन भी गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। इस रीजियन में अर्थक्वेक से बचे रहना सिर्फ वक्त का खेल है। 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक आया, जिसका रेक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 8.5 से 9 तक था। इसकी वजह से पोर्तुगल, स्पेन और मोरक्को में खूब तबाही मची। इसी तरह 1960 में 5.7 मैग्नीट्यूड वाला आगादी अर्थक्वेक आया, जिसने आगादी और मोरक्को में तबाही फेर दी। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे ब्रिज बनाने का मतलब यह है कि इसको अटलांटिक ओशन के हैं ऊपर से 9 या 10 मैग्नीट्यूड के जलजले को भी बर्दाश्त करना होगा। नॉइसन सब खतरों के साथ साथ स्टेट ऑफ का ओशन फ्लोर भी स्टेबल नहीं है।
रिसर्चर्स का कहना है कि स्टेट के नीचे सॉफ्ट के लिए की लेयर्स है जो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सॉफ्ट के लिए जियोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी भी किस्म के प्रेशर पर आसानी से इधर उधर हो सकती है। जियोलॉजिस्ट ने खबरदार किया है कि इस इलाके में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन क्ले चैनल्स की वजह से तबाहकुन तौर पे नाकाम हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कंटिनेंट्स को किसी भी तरह जोड़ा नहीं जा सकता। कई अल्टरनेट्स भी दिए गए हैं, जैसा कि ओशन फ्लोर के नीचे से गुजरने वाला टनल। यूके और फ्रांस के बीच चैनल टनल जैसा, पर यह प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा, जो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ स्पेन और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का मानना है कि टनल या ब्रिज बनाने के बाद यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन रेफ्यूजिस या इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, जिस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही सब है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ टिब्राल्टर पर दोनों कॉन्टिनेंट्स का फासला ना होने के बावजूद भी यहां आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद